हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल इजी लर्निंग। स्टार्ट करते हैं। आज की ये वीडियो है हमारी अपडेटेड हिंदी सिलेबस के ऊपर। हम हिंदी का अपडेटेड सिलेबस देखने वाले हैं। दूसरा, अभी स्टार्ट करते हैं कि क्या क्या हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो हम हिंदी का पूरा सिलेबस देखेंगे कि कौन कौन सी आपकी बुक लगेगी और उसमें क्या टॉपिक हैं। दो बुक होती है हमारी, लोक भारती और एक लोकवाणी। ठीक है, हम उन बुक्स के बारे में जान लेंगे, उनका फ्रंट पेज कैसा है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद बुक्स एंड रिसोर्सेज मतलब रिक्वायर्ड, बुक्स एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड मतलब कि आपको जो नवनीत है या अदर कोई बुक है तो आप वो कौन सी लेना प्रेफर करोगे। ठीक है, वो हम देखने वाले। एग्जाम का क्या पैटर्न है, बोर्ड में एग्जाम किस तरीके से आता है, कितने मार्क्स का क्या क्वेश्चन रहता है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। ठीक है, स्ट्रेटेजी हमें क्या फॉलो करनी है थ्रू आउट द ईयर कि हम कैसे पढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ों को का यूज़ करके पढ़ेंगे, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा आ जाता है कि अपडेटेड हिंदी सिलेबस। जो भी हमने देखा, सबसे पहले हम यही देखने वाले हैं, अपडेटेड हिंदी सिलेबस क्या है। ठीक है, ये है हमारी सबसे पहली बुक लोक भारती। लोक भारती, अब दो बच्चे होते हैं, एक एंटायर वाले बच्चे हैं और एक हिंदी कंपोजिट वाले बच्चे। एक हिंदी एंटायर है और एक हिंदी कंपोजिट। ठीक है, तो हिंदी एंटायर वाले जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है, ये लोक भारती वाली जो किताब है वो यूज करेंगे। ठीक है, इसका फ्रंट पेज आपका ये है। ठीक है, लोक भारती का फ्रंट पेज ऐसा है। ये एंटायर के बच्चों के लिए है, मैं फिर से बता देती हूँ। अब इसमें क्या है, दो पार्ट में हमारी बुक डिवाइड रहती है, एक पहली इकाई और एक दूसरी इकाई। ठीक है, तो पहली इकाई में आपके ये सारे चैप्टर्स होंगे और दूसरी इकाई में आपके ये सारे चैप्टर्स होंगे। ठीक है, सबसे पहले है भारत महिमा, लक्ष्मी, वारे हमदर्द, मन पूरक पठन, गोवा जैसे मैंने देखा, गिरधर नागर, खुला आकाश, गजल, रीढ़ की हड्डी, ठेस, कृषक का ज्ञान। ठीक है, और दूसरी इकाई में हमारे होंगे महर्षि जलद, दो लघु कथाएं, श्रम साधना, छापा, ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, हम इस धरती की सतीत हैं, महिला आश्रम, अपनी गंध नहीं बेचूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा लिखता रहूंगा, बूढ़ी काकी, क्षमता की, और ये सारी चीजें हमारी दूसरी इकाई में आ जाएगी। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ कि ये हिंदी एंटायर वाले बच्चों के लिए है। ठीक है, जिनका पेपर 80 मार्क्स का आता है पूरा। नेक्स्ट आ जाते हैं। अब नेक्स्ट ये है लोकवाणी। अब ये लोकवाणी हिंदी कंपोजिट के बच्चों के लिए है। ठीक है, ये फ्रंट पेज है हमारा हिंदी लोकवाणी का जो कंपोजिट के बच्चों के लिए। फिर से बोल रही हूँ, जो कंपोजिट के बच्चों के लिए। ठीक है, इसमें भी सेम होता है कि जो बुक है दो पार्ट में डिवाइड है, एक पहली इकाई और एक दूसरी इकाई। ठीक है, इसमें पहली इकाई में ये चैप्टर्स होंगे और दूसरी इकाई में ये चैप्टर्स होंगे। सबसे पहले है सोंधी सुगंध, खोया हुआ आदमी, सफर का साथी और सिरदर्द, जीन डूडा, अनोखे राष्ट्रपति, ऐसा भी होता है, दो लघु कथाएं, कर्मवीर। ठीक है, ये हमारा पहली इकाई के जो चैप्टर्स हैं वो इसमें आ गए। अब दूसरी इकाई में है हमारा मातृभूमि, कलाकार, मुकदमा, दो गजलें, चार हाथ, चांदना, अति सोहत, श्यामजू, प्राकृतिक संवाद, ऐसा वसंत कब आएगा। ठीक है, ये हमारी दूसरी इकाई में। फिर से बता रही हूँ, ये हमारे हिंदी कंपोजिट के बच्चों के लिए है। फ्रंट पेज हमारा लोकवाणी का ये है। ठीक है, अब नेक्स्ट आ जाते हैं। ये तो हमने पढ़ लिया कि लोक भारती जो एंटायर के बच्चों का है उनका क्या सिलेबस है हिंदी की बुक में, और लोकवाणी जो है जो हिंदी कंपोजिट के बच्चे हैं उनका क्या सिलेबस है। अब हम देख लेते हैं कि जो हम पूरे ईयर ग्रामर पढ़ने वाले हैं, उस ग्रामर में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक हम क्लियर करेंगे। दूसरे, अब जो हम ये चीज़ पढ़ते हैं ये 2 बार हम साल में पढ़ते हैं। एक बार जब हमारा ये चीज़ पूरी प्रॉपर क्लियर हो जाती है, सारे टॉपिक्स एक एक करके जब हम सारे क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद हम दोबारा इसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, फिर स्टार्टिंग से संज्ञा से हम एक एक करके सारे चैप्टर्स दोबारा पढ़ेंगे। अब ऐसा क्यों, क्योंकि जब हम स्टार्टिंग से पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते क्या होता है कि जब एंड वाले टॉपिक तक आते हैं तो फर्स्ट वाला जो टॉपिक है वो थोड़ा बहुत हमारे दिमाग से निकल जाता है, तो वो रिवीजन के लिए हम फिर से एक बार दोबारा पूरा सिलेबस करते हैं। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम देख लेते हैं कि जब जो हम भाषा व्याकरण जो हम पढ़ते हैं उसमें क्या क्या टॉपिक हम लेते हैं। सबसे पहला है हमारा संज्ञा, सर्वनाम। अब संज्ञा और सर्वनाम ये 2 टॉपिक हैं जो हमारे शब्द भेद में आते हैं। ठीक है, इसमें एक हमारा विशेषण टॉपिक भी है। ठीक है, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण, ये 3 चीजें हमारी शब्द भेद के अंदर आ जाती है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट होता है हमारा संधि। संधि भी हमें बहुत डिटेल से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि संधि में बहुत बारीकी की जो चीज़ें हैं जो हमें
समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। स्कूल्स में हाँ पढ़ाते हैं, लेकिन पता है एक डिटेल में नहीं बताते हैं। तो वो हम एकदम डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि कौन सी संधि क्या होती है, क्या कौन सा स्वर किस स्वर से मिल रहा है, कौन सा व्यंजन किस व्यंजन से मिल रहा है, क्या चेंजेस आ रहे हैं, ये सारी चीज़ें हम एकदम बारीकी से पढ़ने वाले हैं, ताकि मैं आपको कहीं भी कोई दिक्कत ना आए पेपर को अटेम्प्ट करने में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा सहायक क्रिया। सहायक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, मुहावरे, कारक, विराम चिन्ह, ये काल परिवर्तन है, ठीक है। काल परिवर्तन, वाक्य के भेद, वाक्य शुद्धिकरण, ये सारे टॉपिक्स हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद राइटिंग स्किल्स वाला जो पार्ट है उसमें हमारा आएगा पत्र लेखन, गद्य आकलन, वृतांत लेखन, कहानी लेखन, विज्ञापन लेखन और निबंध लेखन, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स हम ग्रामर में कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। ईयर में 2 बार हम इस टॉपिक को पढ़ते हैं, एक बार जब हमारे सारे कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद दोबारा भी हम रिवीजन करेंगे, ठीक है। होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। सिलेबस में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी कि हिंदी इंटायर का क्या सिलेबस है, हिंदी कंपोजिट का क्या सिलेबस है, बुक का फ्रंट पेज क्या है, क्या कौन सी बुक लेनी है, बुक के अंदर जो चैप्टर्स हैं वो क्या हैं, ठीक है। व्याकरण में हम क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं, राइटिंग स्किल में हम क्या क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। होप आपको ये सिलेबस वाला पार्ट पूरा क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके का आपका सिलेबस है। इसके बाद नेक्स्ट हम आ जाते हैं बुक्स एंड रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। अब आपको क्या क्या बुक्स चाहिए। टेक्स्ट बुक सबसे मेन चीज़ है, ये टेक्स्ट बुक तो होनी ही होनी चाहिए, है ना। टेक्स्ट बुक आपके पास होनी चाहिए, जब आप पढ़ रहे हो तो बिना टेक्स्ट बुक के नहीं पढ़ना है, टेक्स्ट बुक सबके पास होनी चाहिए। दूसरा, टेक्स्ट बुक अगर आप लो तो आप नई टेक्स्ट बुक लेने का सोचना, क्यों, क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम पुरानी टेक्स्ट बुक ले लेते हैं उसमें बच्चों ने बहुत कुछ ऐसा लिखा होता है और बहुत कहीं क्या कहते हैं उसे कि कहीं घिच-पिच करी है, कहीं पेंसिल चलाया, कहीं पेन चलाया, तो वो पढ़ने में थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है। फिर हमारा माइंड क्या होता है वहाँ डाइवर्ट होता है कि ये क्या लिखा है इसने, ये क्या मिटा दिया है इसने, ठीक है। बहुत और पुरानी जब हो जाती है तो इंक भी थोड़ी थोड़ी सी बुक की क्वालिटी भी खराब हो जाती है, ठीक है। तो वो मतलब ट्राई करना कि आप नई बुक लो, नई बुक से एक फ्रेश स्टार्ट होता है, अब नया नया चीज़ों से हमें और मन करता है पढ़ने का, ठीक है। तो अगर आप ले सकते हो तो कोशिश करना कि आप नई ही बुक लो पढ़ने के लिए। इसके बाद नेक्स्ट है डाइजेस्ट, जिसमें अब ऐसा नहीं है कि नवनीत बहुत अच्छी है या टारगेट बहुत अच्छी है, या तो आप जिसमें बहुत अच्छा फील करते हो, आपको लगता है कि जो आपके लिए बहुत सूटेबल है, आप वो वाली लो, ठीक है। तीनों ही बहुत अच्छी हैं, नवनीत, टारगेट और मास्टर की तीनों ही बुक्स बहुत अच्छी हैं, आप कोई सी भी ले लो, तीनों ही बहुत अच्छी हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नवनीत बहुत अच्छी है, टारगेट बहुत अच्छी है, तो आप किसी से भी कोई भी पढ़ो, सारी अच्छी है। और दूसरी बात कि ये डिपेंड करता है हम पे कि हम किस तरीके से पढ़ रहे हैं, चाहे आप नवनीत से पढ़ो, चाहे आप टारगेट से पढ़ो, चाहे आप ये नॉर्मल अपनी किताब से पढ़ो, ठीक है। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से प्रैक्टिस कर रहे हो, आप किस तरीके से रिवीजन कर रहे हो, आप किस तरीके से चीज़ों को समझ रहे हो, आप जो अपने नोट्स बना रहे हो वो किस तरीके से बना रहे हो, ये सारी चीज़ें हम पे डिपेंड करती है, ठीक है। ये बुक्स वगैरह क्या है, ये सिर्फ एक सोर्स है कि आपको एक गाइड कर सकता है कि हाँ ये इस तरीके का क्वेश्चन आता है, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। लेकिन पढ़ना आपको ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आपके माइंड में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना, तो फिर तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, आप कर ही लोगे। आप बिना नवनीत, टारगेट और मास्टर की कोई भी बुक बिना पढ़े आप अच्छे से कर लोगे, ठीक है। तो ये सारी बुक्स क्या है, हम एक बार बस रेफरेंस के लिए लेते हैं कि हमें पता चल जाए कि क्वेश्चन किस टाइप से आता है, ठीक है। क्लियर हो गया। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं नोटबुक्स, ग्रामर, राइटिंग स्किल्स। एक काम करना कि अपनी ना बुक कॉपी छोटी सी बनाई लेना, स्पेशली हिंदी की, तो क्यों, क्योंकि राइटिंग स्किल लिखने का ही काम ज़्यादा है, जब तक आप लिखोगे नहीं आप सीखोगे नहीं, है ना। साइंस में आप लर्न कर सकते हो, मैथ्स में भी सॉल्व करना होता है, ठीक है। तो एक हिंदी में क्या है, हिंदी इम्प्रूव करने का एक यही तरीका है कि आप जितना ज़्यादा पढ़ोगे, जितना ज़्यादा लिखोगे, उतना ही वो इम्प्रूव होगी, ठीक है। तो अगर कोशिश हो तो आप अपने एक कॉपी बनाना है जिसमें आप अपनी राइटिंग स्किल्स के टॉपिक्स लिखना। आपने कोई टॉपिक पढ़ा, ठीक है, अब आप उसको अपनी तरफ से लिखना स्टार्ट कर दो। आपने एक बार उसको पढ़ लिया, रीड कर लिया, आपको पता चल गया कि क्या इसमें बोला गया है, टॉपिक के अंदर क्या क्या चीज़ें डालनी है, अब आप उसको अपनी तरफ से लिखने की कोशिश करो, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम करने वाले हैं, हर एक टॉपिक के बाद हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। मैं आप लोगों को कोई वर्कशीट दे दूंगी या कुछ भी ऐसा मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी जिससे आप उसको प्रैक्टिस कर सको, ठीक है। आप अपनी जो भी हमने जैसे मान लो संधि पढ़ा, तो मैंने उससे रिलेटेड कुछ आपको प्रोवाइड कर दिया मटेरियल कि आप उसकी प्रैक्टिस कर लो,
ठीक है, कोई वर्कशीट मैंने आपको प्रोवाइड कर दिया, आप उससे प्रैक्टिस कर लो। तो ये सारी चीज़ें भी मैं आपको बीच बीच में प्रोवाइड करती रहूँगी। इसके बाद नेक्स्ट है पीडीएफ और पीवाईक्यूज। ठीक है, पीडीएफ जो है वो आपको, पीडीएफ और पीवाईक्यू जो है ये आपको इजी लर्निंग के ऐप पे ही मिल जाएगा। ठीक है, दोनों चीज़ें, पीडीएफ जो भी हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, जो भी हम व्याकरण का टॉपिक पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी पीडीएफ है वो आपको ऐप पर ही मिल जाएगी। और पीवाईक्यूज 2019 से 2025 के सारे पीवाईक्यूज भी आपको इजी लर्निंग के ऐप पे ही मिल जाएंगे, सारे प्रोवाइडेड है। ठीक है, तो अब इजी लर्निंग के ऐप पे मिलेगा तो फिर उसके लिए आपको ऐप तो डाउनलोड करना ही पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप ऐप डाउनलोड नहीं करोगे ना आपको कोई पीडीएफ मिल पाएगी, ना आपको कोई पीवाईक्यू मिल पाएगा। तो सबसे पहला काम क्या है कि आपको इजी लर्निंग का ऐप डाउनलोड करना है, उसके बाद ही आप ये सारी चीज़ें देख पाओगे। अब नेक्स्ट आ जाते हैं, अब बात कर लेते हैं हमारे फुल ईयर बैच की कि कौन कौन से टीचर्स हैं। ये सारे हमारे टीचर्स हैं जो आपको पूरे ईयर पढ़ाने वाले हैं। मैं कोमल दीक्षित आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। ठीक है, हिंदी में हम व्याकरण के सारे टॉपिक्स, राइटिंग स्किल्स के सारे टॉपिक्स सब बहुत अच्छे से क्लियर करने वाले हैं। एक एक चीज़ों को बहुत क्लियर तरीके से क्लियर करने वाले हैं, मतलब कोई डाउट ना रह जाए किसी भी बच्चे को, ऐसे क्लियर करेंगे। ठीक है, पेपर के लिए नहीं पढ़ेंगे हम, नॉलेज के लिए पढ़ेंगे। पेपर के लिए भी पढ़ेंगे, नॉलेज के लिए भी पढ़ेंगे, लेकिन टारगेट ये रहेगा कि पेपर में हमारे 80 आउट ऑफ 80 आए। सबसे पहली बात तो ये है कि आपको टारगेट ही लेके चलना है 80 आउट ऑफ 80 का। अगर बच्चे सोचते हैं कि 80 से 70 का टारगेट है, 80 से 60 का टारगेट है, तो फिर तो वो 80 से 50 आ जाएंगे पर 60 नहीं आ पाएंगे, 80 से 60 आ जाएंगे पर 70 नहीं आ पाएंगे। ठीक है, तो जब तक आप 80 आउट ऑफ 80 का टारगेट लेके नहीं चलोगे, आपके फुल मार्क्स कभी आएंगे ही नहीं। ठीक है, तो कभी भी ये टारगेट लेके मत चलना कि 80 में से 50 आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, 80 में से 60 आ जाए तो चलो बस बहुत बड़ी बात है। नहीं, टारगेट आप सबका यही होना चाहिए कि 80 में से 80 ही आने चाहिए। ठीक है, क्लियर है। ये सारे टीचर्स हैं जो आपको पूरे ईयर पढ़ाने वाले हैं, जैसे संस्कृत, साइंस, इंग्लिश, मैथ्स, सोशल साइंस, हिंदी। ठीक है, ये सारे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। आगे हम देख लेते हैं कि कौन का टीचर्स हमें क्या क्या पढ़ाएगा। ठीक है, अब ये आगे है हमारा 2025 से लेकर 2026 तक का बैच, जिसमें जो इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए। ठीक है, नाम है आरम 5.0। ठीक है, तो जो भी बच्चे इसका पार्ट बन चुके हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो उसका पार्ट बनना चाहते हैं, देर नहीं करनी है, फटाफट से एनरोल कर दो। ठीक है, वरना सीट्स नहीं बचेंगी तो फिर ये आपका लॉस हो जाएगा बहुत बड़ा वाला, है ना। और जो बच्चे तो पार्ट बन चुके हैं उन्होंने तो सबसे बेस्ट डिसीजन ले चुके हैं अपने 10th क्लास को इम्प्रूव करने का, 10th में बहुत अच्छे, बोर्ड्स में बहुत अच्छे मार्क्स लाने का बहुत अच्छा जो एक कदम है वो उठा चुके हैं। तो जिन बच्चों ने अभी नहीं उठाया है वो भी अपना कदम उठाए और एनरोल कर ले। ठीक है, आरम 5.0 जो इंग्लिश और सेमी इंग्लिश मीडियम दोनों की है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम बात कर लेते हैं हमारे कुछ बहुत ही होनहार बच्चों की, जो हमारे बैच से ही पढ़ के जिन्होंने 90+ लेकर आए हैं और इजी लर्निंग का नाम रोशन किया है। तो आप भी पार्ट उस चीज़ का बन सकते हो, आप भी इजी लर्निंग के इस पोस्टर में आ सकते हो कि 90 अबव आए हैं, है ना। नेक्स्ट है, अब देखो जैसे ये समीक्षा चौधरी है, ये 98.6% लेके आई थी। ये सारे वही बच्चे हैं जो 90+ जिन्होंने स्कोर किया है हमारे इजी लर्निंग के बैच से पढ़कर। ठीक है, तो आप भी चाहते हो अगर कि आपका भी नाम 90+ के स्टूडेंट्स में बोर्ड में आए तो फटाफट से एनरोल कर लो। ठीक है, एडमिशन के लिए नंबर तो आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे भी। ठीक है, चलो आगे अभी पढ़ लेते हैं नेक्स्ट। अब योर ड्रीम टीम ऑफ टीचर्स। ठीक है, कि एक जो टीचर्स की ड्रीम टीम होती है ना, वो हम लोगों ने बनाई है आप लोगों के लिए। देख लेते हैं। अब ये पार्थ सर हैं जो आपको साइंस पढ़ाने वाले हैं, शुभम सर सब भी जानते हैं तो वो भी साइंस पढ़ाने वाले हैं, गैलेक्सी मैम है जो आपको मैथ्स पढ़ाने वाली हैं, नीलिमा मैम है जो आपको सोशल स्टडी पढ़ाने वाली हैं, योगेश सर आपको मैथ्स पढ़ाएंगे। गैलेक्सी मैम और योगेश मैम दोनों ही आपको साइंस पढ़ाएंगे, तो वो कभी कभी जो गैलेक्सी मैम भी क्लासेस लेंगी और योगेश सर भी क्लासेस लेंगे। ऐसे पार्थ और शुभम झा दोनों सर ही साइंस आपको पढ़ाने वाले हैं, तो दोनों सर ही क्लासेस लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है चंद्रशेखर सर जो आपको इंग्लिश पढ़ाने वाले हैं, फरीन मैम जो आपको सोशल स्टडी और मराठी पढ़ाने वाली हैं,
कोमल दीक्षित मैम यानी कि मैं आपको हिंदी पढ़ाने वाली हूँ, और शैलेश सर जो है वो आपको संस्कृत पढ़ाने वाले। ठीक है, तो ये हमारी टीचर्स की टीम है। आपको सब्जेक्ट भी पता चल गया कि कौन से टीचर आपको क्या पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं, अब आपको बैच में मिलेगा क्या क्या। ये तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप पैसे दे के बैच में इनरोल कर रहे हो तो आपको वहाँ क्या क्या चीज़ें मिलेंगी, है ना। सबसे पहला आ जाता है लाइव क्लासेस ऑन ईच एंड एवरी टॉपिक। हर एक टॉपिक की आपको लाइव क्लास मिलेगी। नेक्स्ट एक कंप्लीट सिलेबस, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, और एक बार नहीं कराया जाएगा, उसको 2-3 बार कंप्लीट कराया जाएगा। इसलिए कहीं ऐसा ना हो कि कोई बच्चे ने किसी चीज़ को छोड़ दिया हो, या किसी क्लास को वो ना अटेंड कर पाया हो, या उसको ना समझ में आया हो पहली क्लास में, तो वो दूसरी बार में समझ ले, वो तीसरी बार में समझ ले। ठीक है, इसलिए पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराया जाएगा 2 या 3 बार, ताकि मैं आपको सारी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए और आपको पेपर में कोई दिक्कत ना आए। इसके बाद नेक्स्ट है एक्सेस ऑन मोबाइल, पीसी एंड टैबलेट्स। मतलब जो आप क्लासेस हैं वो आप किसी भी इसमें ले सकते हो, मोबाइल में भी ले सकते हो, आप टैबलेट में भी ले सकते हो, कंप्यूटर में भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप किसी में भी क्लास को बिना किसी रुकावट के ले सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है रिकॉर्डिंग ऑफ ईच क्लास। हर एक क्लास की जो रिकॉर्डिंग है वो आपको ऐप पर ही मिल जाएगी। ठीक है, कि इन केस अगर आप कोई क्लास छोड़ देते हो या नहीं अटेंड कर पाते हो किसी भी वजह से, तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि यार मेरी तो क्लास छूट गई, अभी टॉपिक में कैसे पढ़ पाऊंगा। कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिलने वाला है। रिकॉर्डेड लेक्चर भी आपको मिलेगा कि अगर आपकी कोई क्लास रह जाती है तो आप उसको बाद में रिकॉर्डेड लेक्चर में देख लो। ठीक है, अगर इसके बाद रिकॉर्डेड लेक्चर में देख के आपको कोई क्वेरी आती है या कुछ डाउट आता है, तो आप कभी भी कॉल करके फील फ्री टू कॉल, पूछने के लिए कि मैम ये नहीं समझ में आया, या सर ये नहीं समझ में आया। सारे टीचर आपको 1-to-1 कॉल में भी चीज़ें आपकी क्लियर कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है चैप्टर वाइज लाइव डाउट क्लियरिंग सेशन होगा। मतलब अगर आपको कोई चैप्टर में डाउट है तो उसका डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा। हर एक चैप्टर का होगा, ऐसा नहीं है कि किसी कुछ चैप्टर के हो गए कुछ चैप्टर के नहीं हुए। हर चैप्टर के बाद एक लाइव डाउट्स क्लियरिंग सेशन होगा, जिसमें आप अपने डाउट्स पूछ सकते हो। ठीक है, आपकी जो भी क्वेरी है आप वो टीचर से पूछ सकते हो। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है लाइव रिवीजन बिफोर एग्जाम। अब एग्जाम से पहले हम लाइव रिवीजन लेते हैं। ठीक है, जिसमें हम PYQs वगैरह बहुत अच्छे से कर लेते हैं, क्योंकि 5 साल के अगर PYQs आप बहुत अच्छे से कर लेते हो ना, तो मतलब 50-60% मार्क्स तो आपके कहीं नहीं गए, है ना। तो लाइव जो हम लाइव लेक्चर लेते हैं एग्जाम से पहले, तो वो तो कोई मत छोड़ना। ठीक है, वो तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाले लेक्चर हो जाते हैं। ठीक है, इसके बाद पर्सनल मेंटोरशिप। अब पर्सनल मेंटोरशिप में अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए, ठीक है, कुछ मेंटरशिप चाहिए, कुछ भी चाहिए, मतलब कोई आपको कुछ नहीं समझ में आ रहा है कि आपको आगे क्या करना है, आपको क्या किस लाइन में जाना है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कभी भी कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं टेस्ट सीरीज, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव। आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, और ये सारी चीज़ें आपको कहाँ पे मिल जाएंगी, ऐप पर ही मिलेगी। किसके, इजी लर्निंग के ऐप पर ही ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। तो फिर से अगर अभी तक भी वीडियो देखते देखते अभी तक भी आपने इजी लर्निंग का ऐप नहीं डाउनलोड किया है, तो वीडियो को पॉज करके जाओ और इजी लर्निंग का ऐप डाउनलोड करो, और फिर वापस आ जाओ और वीडियो को स्टार्ट करके आगे का सेक्शन देख लो। ठीक है, तो इजी लर्निंग का ऐप जब तक आप डाउनलोड नहीं करोगे तो आपको ये सारी चीज़ें नहीं मिल पाएंगी। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, आपको लाइव क्लासेस होंगी आपकी। ठीक है, AI दोस्त है। अब AI दोस्त में क्या होगा, आपको कभी भी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, कुछ साइंस का कुछ नहीं समझ में आ रहा है, हिंदी का कुछ नहीं समझ में आ रहा है, किसी भी चीज़ से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आपको नहीं समझ में आया है, आपको क्या करना है, जस्ट उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींच के AI दोस्त को भेजनी है अपने। ठीक है, वो उसी टाइम वो आपको क्या करेगा, उसका सोल्यूशन बहुत ही डिटेल में भेज देगा। ठीक है, तो ये आपका AI दोस्त भी आपको उसी ऐप के अंदर मिल जाएगा कि आपको कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है, आपको डिटेल में बहुत अच्छे से समझना है। ठीक है, तो आप AI दोस्त से भी उसको पूछ सकते हो। ठीक है, उसके बाद उसके अलावा तो हम सारे टीचर्स हैं ही आपके सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए, है ना।
नेक्स्ट 1-to-1 कॉल, मतलब कभी भी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी नहीं समझ में आ रहा हो, आप हमें कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेनी है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि ये हो पाएगा कि नहीं, ये नहीं हो पाएगा, पता नहीं कैसा रहेगा, हम अच्छे से पढ़ पाएंगे कि नहीं पढ़ पाएंगे, ऑनलाइन अच्छा है कि बुरा है। तो ऑनलाइन ये बहुत अच्छा है, ठीक है, बेस्ट प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन टीचिंग का। तो जिन्होंने भी एनरोल कर लिया है उन्होंने बहुत ही अच्छा किया है, ठीक है। आपको रिग्रेट तो नहीं होगा इजी लर्निंग ज्वाइन करने के बाद, किसी को भी आज तक नहीं हुआ है, आगे भी किसी को नहीं होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, अब जो बच्चे एनरोल करना चाहते हैं वो इस नीचे कूपन में जो आपको दिख रहा है यूज कूपन, ठीक है, कोड फर्स्ट 300, तो वो बच्चे जो भी कूपन को यूज करेंगे, तो जो फर्स्ट 300 बच्चे होंगे उन्हें 60% ऑफ मिलेगा, ठीक है। तो आपको ये 10,000 के अप्रोक्स पड़ जाएगा, ठीक है, 10,000 9,000 के अप्रोक्स आपको ये कोर्स पड़ जाएगा। तो वो बच्चे जो फर्स्ट 300 स्टूडेंट्स होंगे जो कूपन अप्लाई करेंगे उनको, ठीक है। 25,000 का ये बैच है जो आपको सिर्फ 9,000 में पढ़ने वाला है फॉर एवरीथिंग फुल ईयर। सिर्फ 9,000 में पूरे साल आपको लाइव क्लासेस मिलने वाली हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलने वाले हैं, पीडीएफ मिलने वाली है, 5 साल के पीवाईक्यूज मिलने वाले हैं, आपको किस तरीके से पढ़ना है वो मिलने वाला है, कैसे टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है वो चीज़ पता लगने वाली है। तो सिर्फ 9,000 में पूरे साल हर एक सब्जेक्ट की आपको डिटेल में जानकारी मिलने वाली है कि आपको किस तरीके से खुद को प्रिपेयर करना है बोर्ड एग्जाम के लिए, सिर्फ 9,000 में, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, अब ऐप में क्या क्या चीज़ें हैं, ये जैसे हमने पढ़ा था, लाइव क्लासेस आपको लाइव कोर्सेज उसमें मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको उसमें मिल जाएंगे, टेस्ट सीरीज आपको ऐप के अंदर ही मिल जाएंगी, फ्री मटेरियल है, फ्री टेस्ट वगैरह है, पीवाईक्यूज हैं, बुक्स वगैरह है, लाइव क्लासेस हैं, क्विक लिंक्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको ऐप के अंदर ही मिल जाएंगी, ठीक है। तो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, फिर से कह रही हूँ, ऐप डाउनलोड नहीं किया है तो जाओ और फटाफट से ऐप डाउनलोड कर लो, ठीक है, इतनी सारी चीज़ें मिलने वाली हैं आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं, सिर्फ कितने में, सिर्फ 10,000 में ये ऐप सिर्फ 9 या 10,000 में आपको ये बैच मिलने वाला है। तो लेट नहीं करो, फटाफट से एनरोल कर लो, जो कहीं पता नहीं चले कि आप 300 में ना आ पाओ, है ना। फटाफट एनरोल करो ताकि मैं आप हर एक चीज़ का लुफ्त उठा सके। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं, फर्स्ट 300 स्टूडेंट्स के लिए 60% ऑफ रहेगा आप अगर कूपन अप्लाई करते हैं तो, ठीक है। इसके बाद ऑनलाइन आपको पे करना है, ठीक है, हाँ ऑनलाइन पे करना है। नेक्स्ट ये QR कोड है, व्हाट्सअप नंबर का स्क्रीनशॉट वगैरह आप इस पर भेज सकते हो। आपको कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो ऐप से रिलेटेड या क्लासेस से रिलेटेड तो आप नंबर पे कॉल करके भी पूछ सकते हो कि किस तरीके से आपको इनरोल करना है, ठीक है, क्या क्या मेथड है, क्या क्या चीज़ें हैं, कैसे आपको किस सीक्वेंस में चीज़ें करनी है, वो सारी चीज़ें आप इस नंबर पे कॉल करके पूछ सकते हो, ठीक है। फॉर एनी इंक्वायरी ये 2 नंबर आपको दिए गए हैं, कोई भी इंक्वायरी करनी है आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड, ऐप से रिलेटेड, किसी भी क्लासेस से रिलेटेड, आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। आपके सारे डाउट्स को क्लियर कर दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अब पेपर पैटर्न देख लेते हैं। पेपर पैटर्न वो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, किस तरीके से पेपर आने वाला है ये तो देखना ही पड़ेगा भाई, ठीक है। चलो तो अभी हम पहले हिंदी इंटायर वाले बच्चों का पेपर पैटर्न देख लेते हैं। कोई भी क्वेरी हो आपकी, आप नंबर पे कॉल कर सकते हो। कोई भी परेशानी आपको लग रहा हो कि ये कैसे है वो कैसे है, आपकी कोई भी डाउट्स वगैरह हैं, आप कॉल करके फील फ्री टू आस्क, ठीक है। आपके सारे डाउट्स क्लियर करे जाएंगे, हर एक चीज़ आपको ऐप में ही मिल जाएगी। तो ऐप अगर जल्दी से जल्द आप ऐप को डाउनलोड कर लो ताकि मैं आप इन सारी चीज़ों का बेनिफिट उठा सको, किसी भी चीज़ से पीछे ना रह जाओ, ठीक है। इसकी स्क्रीन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं हम। होप
होप आप सबको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी, ठीक है। अब ये है हमारा हिंदी एंटायर के बच्चों का पेपर, 80 मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है। इसमें आपको 20 मार्क्स का आपका विभाग 1 रहता है, ठीक है। स्टार्टिंग के वर्ड्स पढ़ लेते हैं पहले। सूचना के अनुसार गद्य पद्य पूर्व पठन तथा भाषा अध्ययन मतलब व्याकरण की आकलन कृतियों में आवश्यकता के अनुसार आकृतियों में ही उत्तर लिखना अपेक्षित है। मतलब जितना आप लिखना चाहते हो और जितना बोला गया है आप उतना ही लिखो, और जो बोला गया है वो ही आप आंसर दो, ठीक है। कुछ भी एक्स्ट्रा लिखने के मार्क्स आपको नहीं दिए जाएंगे, और कुछ भी रिलेटेड नहीं है अगर कंटेंट से तो उसके भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। पेन पेंसिल का आप प्रयोग कर सकते हैं। शुद्ध, स्पष्ट और सुवाच्य मतलब सही लिखना है, शुद्ध लिखना है, गलतियां नहीं करनी है। स्पष्ट मतलब क्लियर लिखना है, टीचर को समझ में आ जाए कि आपने क्या लिखने की कोशिश की है, ठीक है। अब एक है विभाग 1 जिसमें हमारे गद्य आते हैं 20 मार्क्स के लिए। एक पठित गद्य आपका आता है 8 मार्क्स के लिए, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आ है। पठित गद्यांश आता है आपका 8 मार्क्स के लिए, ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं, नेक्स्ट है जिसमें आपको गद्यांश से उल्लेखित ऐसे शरीर के अंग या कुछ भी आपसे पूछा जाएगा, इस तरीके का क्वेश्चन आता है जिसमें आपको संजाल वगैरह ऐसे किसी चीज़ों के नाम वगैरह आए हैं, आपको चैप्टर्स में पद्यांश में से ही गद्यांश में से ही ढूंढकर नाम वगैरह लिखने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है पठित गद्यांश, सेकंड भी है, 8 मार्क्स का आता है। 2 पठित पद्यांश आते हैं, 8 और 8 कितने हो गए, 16 मार्क्स हो गए, ठीक है। विभाग 1 की बात हो रही है। 2 पठित गद्यांश आते हैं 8 मार्क्स के, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, अब 4 मार्क्स के लिए अपठित गद्यांश आता है। पठित गद्यांश और अपठित गद्यांश में क्या अंतर है? पठित मतलब जो आपने पढ़ा हुआ है, जो आपकी टेक्स्ट बुक से ही आएगा। अपठित जो आपने पढ़ा हुआ नहीं है, जो कहीं से भी पैराग्राफ उठा के आपको दे दिया जाएगा और उसमें से आपसे आंसर पूछे जाएंगे, तो वो 4 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। दो पठित गद्यांश आते हैं जो 8 मार्क्स के लिए रहते हैं। एक अपठित गद्यांश आता है जो 4 मार्क्स के लिए रहता है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, इसके कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछे जाते हैं जो आपको पैराग्राफ से ही ढूंढ के आंसर्स लिखने होते हैं। अब आ जाता है हमारा विभाग 2 पद्य, ठीक है, पद्यांश। अब गद्यांश और पद्यांश क्या होता है? गद्यांश मतलब पैराग्राफ, पद्यांश मतलब पोएम वगैरह, कविता वगैरह, जिसमें से आपको आंसर्स लिखने होते हैं, ठीक है। अब ये हमारा आता है 12 मार्क्स के लिए। अब इसमें एक पठित पद्यांश आता है, मतलब आपकी टेक्स्ट बुक से ही कोई भी कविता ली जाएगी और उसको आपको दिया जाएगा, उससे ही आपको आंसर्स देने हैं। 6 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है पठित पद्यांश, 6 मार्क्स के लिए ही आता है। तो 2 पठित पद्यांश आते हैं 6 मार्क्स के लिए, तो ये हो गया हमारा 12 मार्क्स। तो 18 + 12 कितना हो गया? 30, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, 8 मार्क्स के लिए आपका आता है पूरक पठन। अब इस पूरक पठन में क्या दिया जाएगा? दिया जाता है आपको पठित गद्यांश जो 4 मार्क्स के लिए रहता है, ठीक है। और दूसरा है नहीं, एक मिनट, ये निकल गया, हाँ, ये रहा पठित पद्यांश। एक आता है 4 मार्क्स के लिए, मतलब 2 पठित पद्यांश आपको दिए जाते हैं 4 मार्क्स के लिए। टोटल हो गए 8 मार्क्स, ठीक है। 8 मार्क्स के आपके पठित पद्यांश रहते हैं विभाग 3 पूरक पठन में, ठीक है। इसके बाद आ जाता है हमारा भाषा अध्ययन, मतलब व्याकरण वाला पार्ट, जो हमारा 14 मार्क्स के लिए आता है। 14 टॉपिक होते हैं जिसमें से 1 मार्क्स के लिए ईच टॉपिक आपका आता है। तो हर एक टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, ताकि में आपके 14 मार्क्स कहीं ना जाए, ठीक है। कि व्याकरण में तो आपका कहीं पे भी 1 मार्क्स कोई काट ही ना सके, क्यों? क्योंकि इसमें हमें ज्यादा लिखना नहीं है ना, सिर्फ वर्ड टू वर्ड आंसर देना होता है। तो उसमें भी अब तो 14 मार्क्स तो कहीं कटने ही नहीं चाहिए, मतलब व्याकरण में तो आपके मार्क्स कटने ही नहीं चाहिए बिल्कुल भी, ठीक है। क्योंकि इसमें हमें अपनी तरफ से कुछ नहीं लिखना है ना, बहुत राइटिंग स्किल्स की तरह बहुत सारी चीज़ें नहीं लिखनी है, वर्ड टू वर्ड चीज़ें देनी होती है। तो उसमें तो हमें 14 मार्क्स मिलने ही चाहिए, कटने नहीं चाहिए कहीं पे भी, ठीक है। इसके बाद हर एक टॉपिक से एक आपका संधि से, क्रिया से, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का कोई एक क्वेश्चन आ जाता है। जैसे ये देखो, शब्द भेद है, यहाँ पे शब्द भेद में से एक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तीनों में से कोई एक चीज ढूंढ के लिखनी होती है, ठीक है। फिर आपका अव्यय से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है, संधि से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, क्रिया से सहायक क्रिया और मूल रूप पहचानने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। ये आपका प्रथम प्रेरणार्थक, द्वितीय प्रेरणार्थक जानने के लिए क्वेश्चन आ जाता है। मुहावरे और उसका अर्थ बताना होता है, उसके एक वाक्य भी बनाना होता है, ठीक है। इसके बाद
एक मुहावरे में एक ऑप्शन भी होता है कि मुहावरे का एक किसी सेंटेंस में आपको यूज करना है, ठीक है। ये आपको सेंटेंस जैसे ही नीचे दिया गया है, इसमें इन दोनों में से कौन सा सही मुहावरा है वो आपको यहाँ पे पुट करना होता है। नेक्स्ट है कारक से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है आपको, और इसके बाद विराम चिन्ह से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है। इसके बाद आपका काल परिवर्तन से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ जाता है। इसमें तीन क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से 2 का आपको आंसर देना होता है, ठीक है। 1 मार्क्स के लिए सारे क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद रचना के आधार पर आपको वाक्य पहचानने होते हैं और अर्थ के आधार पर भी वाक्य पहचानने होते हैं। ये दोनों ही 1-1 मार्क्स के लिए दोनों क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाता है आपका राइटिंग, नहीं यहाँ पे शुद्ध करने, वाक्य शुद्धिकरण जो हम पढ़ने वाले हैं उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन आता है। इसमें गलत वाक्य आपको दिया होता है, आपको सही करना होता है। अब उसमें आप विराम चिन्ह से रिलेटेड गलती भी आप देख सकते हो, कुछ मात्रा वगैरह गलत लिखी है वो भी आप देख सकते हो, या सेंटेंस सही नहीं लिखा है वो भी आप देख सकते हो। तो ये सारे 1-1 टॉपिक्स आपके 14 मार्क्स के लिए व्याकरण में आते हैं। नेक्स्ट है विभाग 5 रचना विभाग। क्या है? सबसे ज्यादा 26 मार्क्स के लिए आता है। राइटिंग स्किल्स वाला जो पार्ट है वो 26 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आ जाता है? 5 नंबर का आपका पत्र लेखन आ जाता है, 5 नंबर का आपका गद्य आकलन आ जाता है, ठीक है। गद्य आकलन में आपको क्या करना होता है? पैराग्राफ पढ़ना होता है। पैराग्राफ से ही के अंदर से आपको 4 क्वेश्चन ढूंढने होते हैं, लेकिन उनके आंसर नहीं लिखने होते, सिर्फ क्वेश्चन। और क्वेश्चन पैराग्राफ में ही होने चाहिए और आंसर भी पैराग्राफ में होने चाहिए, लेकिन आंसर आपको लिखना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वृत्तांत लेखन, मतलब रिपोर्ट राइटिंग, ठीक है। वो भी आपकी 5 मार्क्स के लिए आती है। रिपोर्ट राइटिंग और कहानी लेखन में आपको ऑप्शन मिल जाता है। अगर आप वृत्तांत लेखन करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, कहानी लेखन करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है विज्ञापन लेखन। विज्ञापन लेखन 5 मार्क्स के लिए आता है। और फिर आता है हमारा निबंध लेखन लास्ट में, जो हमारा 7 मार्क्स के लिए आता है, ठीक है। कितने मार्क्स के लिए? 7 मार्क्स के लिए। तो वो थोड़ा सा लेंदी होता है। तो अगर 7 मार्क्स के लिए आपका निबंध लेखन है, आपको 1.5 पेज तो लिख के आना ही आना है, ठीक है। तो ये था हमारा सिलेबस इंटायर के बच्चों के लिए, ठीक है। फिर से बता रही हूँ, इंटायर के बच्चों का जो पेपर है वो 80 मार्क्स के लिए आता है। 4 पार्ट में पेपर आपका डिवाइड होता है, ठीक है। 5 पार्ट में आपका पेपर डिवाइड होता है, जो हम अभी एक एक करके हर एक पार्ट में देख चुके हैं कि किस पार्ट का कितने मार्क्स का आता है, क्या क्या क्वेश्चन होते हैं, सारी चीजें हमने देख ली है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम देख लेते हैं हिंदी कंपोजिट के बच्चों का पेपर, ठीक है, कि उनका जो पेपर का पैटर्न है वो किस तरीके से रहता है और उनको किस सीक्वेंस में पेपर करना होता है, वो सारी चीज़ें हम देख लेते हैं एक बार, ठीक है। क्योंकि अब एंटायर के बच्चों का देख लिया है तो कंपोजिट के बच्चों का नहीं देखेंगे तो वो नाराज़ हो जाएंगे कि मैम आपने एंटायर के बच्चों का बताया लेकिन हमारा नहीं बताया, है ना। तो हमें सबका बताना पड़ेगा। चलो अभी एंटायर के बच्चों का डिस्कस कर लेते हैं कि क्या पेपर पैटर्न रहता है। होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही होंगी और आपको पीडीएफ भी क्लियर होगी, कुछ दिक्कत परेशानी नहीं आ रही होगी पीडीएफ को देखने में अच्छे से। हाँ, तो अब जो हमारे कंपोजिट वाले बच्चे हैं उनका जो पेपर है वो कितने मार्क्स का आता है? 40 मार्क्स का आता है, ठीक है। कितने मार्क्स का आता है? 40 मार्क्स का पेपर आता है, मतलब एंटायर के बच्चों से हाफ मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है। अब देखो इसमें सबसे पहला हमारा विभाग 1 रहता है गद्य वाला, जो 12 मार्क्स के लिए रहता है, ठीक है। एंटायर के बच्चों का विभाग 1 जो है गद्य वाला वो 20 मार्क्स का रहता है, लेकिन कंपोजिट वाले बच्चों का कितना? 12 मार्क्स का रहता है। अब इसमें एक पठित गद्यांश आता है जो 6 मार्क्स के लिए होता है, ठीक है। और इसके बाद एक और पठित गद्यांश होता है जो 6 मार्क्स के लिए होता है, मतलब 2 पठित पद्यांश 6 और 6 मार्क्स के लिए होते हैं, तो टोटल 12, ठीक है। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है विभाग 2 पद्य, ठीक है, वो आता है 8 मार्क्स के लिए। तो एक पठित पद्यांश 4 मार्क्स के लिए आता है और एक पठित पद्यांश आपका 4 मार्क्स के लिए, मतलब 2 पठित पद्यांश 4 मार्क्स के लिए आपके आते हैं, हो गया 8 मार्क्स। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं व्याकरण वाले पार्ट में। अब यहाँ पर व्याकरण 8 मार्क्स का आता है, ठीक है। जो एंटायर वाले बच्चे हैं उनका 14 मार्क्स का आता है, लेकिन जो कंपोजिट वाले बच्चे हैं उनका जो भाषा अध्ययन है व्याकरण वाला पार्ट है वो 8 मार्क्स के लिए आता है। अब इसमें देखो क्या क्या टॉपिक आते हैं। मानक वर्तनी, मतलब आपको शब्द देखना होगा कि इसमें से कौन सा सही है, ठीक है, और सही वाला आपको यहाँ लिखना होगा। इसमें भी सेम वही है, जो सही है आपको वो लिखना होगा। एक अव्यय ढूंढने के लिए आता है, मतलब इसका आपको सेंटेंस बनाना है, इन वर्ड का यूज करके आपको सेंटेंस बनाना होता है, ठीक है।
कृति, अब एक संधि के लिए क्वेश्चन आता है, दोनों में से आप कोई एक अटेंड कर सकते हो, आपको दोनों अटेंड नहीं करने होते, या तो आप ये कर सकते हो या तो आप ये कर सकते हो, ठीक है, 1 मार्क्स के लिए आता है। इसके बाद नेक्स्ट आपको मुहावरे से रिलेटेड एक क्वेश्चन आता है, जिसमें आपको वही सेम ऑप्शन रहता है कि आप दोनों में से कौन सा भी अटेंड कर सकते हो। नेक्स्ट काल भेद से आपके लिए काल परिवर्तन से 2 नंबर का क्वेश्चन आता है ना, और एक वाक्य रचना से काल परिवर्तन, हाँ ठीक है, 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन नंबर 1 और ये रहा क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आपको काल के अनुसार चेंज करना होगा, मतलब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया होगा कि आपको भविष्य काल में चेंज करना है, भूतकाल में चेंज करना है, उसके अकॉर्डिंग आपको चेंज करके सेंटेंस को दोबारा लिखना होगा, ठीक है। वाक्य भेद तथा वाक्य परिवर्तन, अब यहाँ पर आपको क्या करना होगा, रचना के आधार पर भेद को पहचान कर उसका नाम लिखना है कि वो सरल वाक्य है, संयुक्त वाक्य है या मिश्रित वाक्य है, ठीक है। यहाँ पर ये रचना के आधार पर पूछा जाता है और नीचे आपसे अर्थ के आधार पर पूछा जाता है, ठीक है। तो वाक्य के 2 भेद होते हैं, एक रचना के आधार पर और एक अर्थ के आधार पर, तो दोनों से क्वेश्चन 1 मार्क्स का आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया जाता है कि किस में आपको चेंज करना है, तो आपको प्रश्नार्थक दिया है, तो मतलब क्वेश्चन में उस जो क्वेश्चन आपको दिया गया है उसको क्वेश्चन के फॉर्म में ही चेंज करना है। जैसे चित्रकला का माध्यम आपने चुना, तो अब इसको क्वेश्चन के फॉर्म में आपको चेंज करना है और तब आंसर करना है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे राइटिंग स्किल्स, जो आपका 12 मार्क्स के लिए आता है, कंपोजिट के बच्चों का, ठीक है। एंटायर के बच्चों का ये कितने मार्क्स का आता है, 26 मार्क्स के लिए आता है, लेकिन जो रचना विभाग कंपोजिट वाले बच्चे हैं उनको 12 मार्क्स के लिए आता है। इसमें आपको एक पत्र लेखन मिलता है, नेक्स्ट है आपको कहानी लेखन मिलता है, ठीक है। कहानी लेखन के बाद नेक्स्ट आपको एक विज्ञापन लेखन मिलता है, विज्ञापन लेखन के बाद नेक्स्ट है आपका एक निबंध लेखन मिलता है, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स आपके आते हैं जो आपको करने होते हैं। तो ये हम पेपर पैटर्न डिस्कस कर चुके हैं, एंटायर के बच्चों का भी और कंपोजिट के बच्चों का भी। होप आप लोगों को दोनों पेपर के पैटर्न क्लियर हो गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी, ठीक है। बाकी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होती भी है तो हम क्लास में एक बार अच्छे से देख लेंगे, किसी को कोई परेशानी नहीं आएगी, सारी चीज़ें हम एक एक करके एक एक तरीके से अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम वापस अपनी पीपीटी पे आ जाते हैं। तो पेपर पैटर्न हम बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद हम देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सी चीज़ है जो हमें डिस्कस करनी है। नेक्स्ट अब स्ट्रेटेजी हमें क्या फॉलो करनी है, सेट अ क्लियर गोल। जब तक आप एक गोल नहीं सेट करोगे आप सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो सबसे पहले क्या है, आपको सेट क्लियर गोल करना है कि आपको 80% ही लाने हैं। सिर्फ हिंदी की बात कर रही हूँ, ओवरऑल तो आपको 100% लेके आने हैं, है ना। नोट्स वगैरह आप अपने अच्छे तरीके से साफ और सुंदर हैंडराइटिंग में बनाओगे, क्योंकि जितना हम अपने नोट से अच्छे से पढ़ सकते हैं हम किसी दूसरे के नोट से नहीं पढ़ सकते। ये बात आप लिख के ले लो कि जितना अच्छे से आप अपने खुद के नोट से पढ़ सकते हो आप किसी दूसरे के नोट से उतने अच्छे तरीके से नहीं पढ़ सकते। टाइम मैनेजमेंट की आपको कैसे टाइम मैनेज करना है, ये हम स्ट्रैटेजी फॉलो करने वाले, कैसे आपको क्या क्या तरीके से कैसे किस चीज़ में आपको कितना टाइम लेना है, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। रेगुलर आपका रिवीजन होगा, ठीक है, हर टॉपिक के बाद आपका रिवीजन होगा। तो रिवीजन तो आपका थ्रू आउट ईयर चलता ही रहेगा। PYQs जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो आपको ऐप में मिल जाएंगे, सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर दी जाएंगी। और सेल्फ इवैल्यूएशन, मतलब जब तक आप खुद से नहीं पढ़ोगे, जब तक आप खुद से चीज़ों को क्लियर करना नहीं सीखोगे, आप अच्छे से खुद को इम्प्रूव नहीं कर पाओगे, आप सक्सेस नहीं हो पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहले खुद को इम्प्रूव करना है, ठीक है। खुद से चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करनी है, क्योंकि जब तक हम खुद से सॉल्व नहीं करेंगे हमें चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर नहीं होती हैं। जब हम खुद से चीज़ें सॉल्व करते हैं तो हमें चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है और वो बहुत आगे तक के लिए क्लियर हो जाती है, मतलब लाइफ टाइम के लिए क्लियर हो जाती है। जब तक हम खुद से नहीं पढ़ेंगे हम कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि आपने टीचर ने आपको पढ़ा दिया लेकिन आपने उसका खुद से कुछ रिवीजन ही नहीं किया, आपने उसके कोई नोट्स नहीं बनाए, ठीक है, आपने कुछ उसको दोबारा पढ़ा ही नहीं कि मैम ने क्या पढ़ाया था, एक बार रिवीजन कर लेते, तो फिर वो चीज़ आप कभी अच्छे से नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको खुद पर काम करना ही पड़ेगा, खुद से आपको चीज़ों का रिवीजन लेना ही पड़ेगा, ठीक है। एंड नाउ व्हाई यू शुड जॉइन इजी लर्निंग फॉर क्लास 10। क्यों नहीं करना चाहिए भाई, ज़रूर करना चाहिए। आपको
PYQ सारे मिल रहे हैं, आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं कि अगर आप कोई क्लास नहीं ले पा रहे हो तब भी आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, ठीक है। 10,000 में 9-10 हज़ार में आपको कौन देगा इतनी सारी चीज़ें पूरे साल? कोई नहीं देगा, है ना। तो वो सारी चीज़ें आपको इजी लर्निंग में मिल रही हैं, ठीक है। मेंटोरशिप मिल रही है, आपको कुछ भी क्वेरी पूछनी है, कुछ भी किसी से भी रिलेटेड, नहीं सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ सब्जेक्ट से रिलेटेड, सिर्फ साइंस से रिलेटेड या सिर्फ मैथ से रिलेटेड, हर एक चीज़ से रिलेटेड। आपको आगे क्या करना है, आप किस चीज़ में बहुत अच्छा कर सकते हो, आपको किसी भी चीज़ से रिलेटेड एक गाइडेंस चाहिए, वो आपको यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। सारे टीचर्स आपको बताएंगे कि कैसे आपको आगे बढ़ना है, किस फील्ड में आपको आगे बढ़ना है, आपका इंटरेस्ट कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। सारी चीज़ें आपको इजी लर्निंग में बताई जाएंगी, ठीक है। घर बैठे आप ये सारी चीज़ें सीख रहे हो। लो और बताओ, ये भी नहीं है कि आपको कहीं जाना पड़ रहा है, कहीं आप एकदम ट्रैवल करके मस्त जा रहे हो कि 10 घंटे या 1 घंटा ट्रैवल करके आपको दूर कहीं जाना पड़ रहा है ये सारी चीज़ें देखने के लिए या सारी चीज़ें पढ़ने के लिए। घर पे बैठ कर, ठीक है, मस्त आराम से, गर्मी हो रही है, AC चला लो, पंखा चला लो, लाइट चला लो, मस्त आराम से पंखे के नीचे, AC के नीचे बैठ के ये सारी चीज़ें आपको देखनी है, कहीं जाना भी नहीं है, ठीक है। और क्या चाहिए और क्या बेनिफिट चाहिए आपको कि आपको घर बैठे इतनी सारी स्पेशल चीज़ें मिल रही हैं, आपको सारे PDFs मिल रहे हैं घर बैठे, आपको सारी PYQs मिल रहे हैं घर बैठे, आपको कुछ नहीं करना, ठीक है। सारे के सारे आपको सारी रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल रहे हैं, सब चीज़ें आपको ऐप पे ही मिल जाएगी, कहीं नहीं जाना आपको। ऐसा भी नहीं है कि किसी से बोलना है कि भाई यार दे दे प्लीज़, भाई यार, नहीं, ऐप में है, सारी चीज़ें ऐप में, कुछ आपको किसी से मांगना नहीं है, ठीक है। तो आपको ज़रूर ही इजी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना ही चाहिए, ज्वाइन करना ही चाहिए। इजी लर्निंग फॉर 10th क्लास तो बिल्कुल करना चाहिए। अगर आप चाहते हो कि आपको 90+ लेके आने, आपको 100% स्कोर करना है आपके 10th के एग्ज़ाम में, 10th के बोर्ड में, तो आपको ज़रूर इजी लर्निंग ऐप ज्वाइन करना ही चाहिए। और ये 100% गारंटी के साथ बोल रही हूँ कि आपको रिग्रेट इस बात का कभी नहीं होगा कि आपने बोर्ड में इजी लर्निंग को आपने ज्वाइन किया। ये आपको रिग्रेट, कभी लाइफ में रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है। आप बहुत आगे चल के ना आप दूसरों को सजेस्ट कर रहे हो कि भाई 10th का बोर्ड है, इजी लर्निंग में ही जाइयो, इजी लर्निंग ही ज्वाइन करियो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप अच्छे से देख लो, ठीक है। तो आपको 10th के बोर्ड के लिए कहीं नहीं जाना है, आपको इजी लर्निंग ही ज्वाइन करना है, क्योंकि यहाँ पे आपको सारा मटेरियल मिल जाएगा, स्टडी मटेरियल है, PYQ से एवरीथिंग यू गेट इन इजी लर्निंग, ठीक है। तो कहीं जाना नहीं है, आपको घर बैठे ये सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो और क्या ही बेनिफिट चाहिए आपको, है ना। और 9-10 हज़ार में ये सारी चीज़ें आपको मिल रही हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको 25-30 हज़ार रुपये या 40-50 हज़ार रुपये देने पड़ रहे हैं आपको सारे PYQs के लिए, PDFs के लिए। 9-10 हज़ार में आपको सारी चीज़ें मिल रही है। अब वो 9-10 हज़ार भी किन के लिए है? जो जल्दी से एनरोल कर लेंगे। तो आप भी उसका पार्ट बनो कि आप 300 स्टूडेंट्स में हो और फटाफट से उसको ज्वाइन कर लो कि आप इसका बेनिफिट ले सको, ठीक है। बाकी एवरीथिंग हम सब कुछ इस वीडियो में हम पढ़ चुके हैं, हम अपने सिलेबस देख चुके हैं, हम पेपर पैटर्न देख चुके हैं, आपको क्या क्या स्ट्रैटेजी आपको फॉलो करनी है वो हम देख चुके हैं, सिलेबस वगैरह हम बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, कंपोजिट और इंटायर दोनों ही हम पेपर को देख चुके हैं अच्छे से कि कैसे आपको करना है, ठीक है। किस तरीके से आपका पेपर आता है, क्या क्या चीज़ें आपको देखनी है, हम बुक्स में क्या क्या टॉपिक्स हैं वो हम देख चुके हैं, व्याकरण में हमें क्या क्या पढ़ना है हम वो भी देख चुके हैं। हम अपने ऐप के बारे में भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि क्या क्या चीज़ें आपको उस ऐप के अंदर मिलेंगी, कौन से टीचर आपको क्या पढ़ाने वाले हैं, ये भी हम देख चुके हैं। तो हम सारी चीज़ें इस वीडियो में हम क्लियर कर चुके हैं। होप आप सभी को बहुत अच्छे से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर आगे के लिए कि आप अच्छा ही करेंगे। नेक्स्ट, थैंक यू सो मच, बहुत ही पेशेंस के साथ सुनने के लिए, देखने के लिए, ठीक है, और समझने के लिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू आगे के लिए, ठीक है। और इजी लर्निंग ज्वाइन करने, जिन्होंने इजी लर्निंग ज्वाइन किया है उनका बहुत अगेन वेलकम, ठीक है। अब यहाँ से क्या स्टार्ट होने वाला है, अब यहाँ से आपकी जर्नी स्टार्ट होने वाली है स्मार्ट लर्निंग की, ठीक है। आप यहाँ से अपनी एक स्मार्ट लर्निंग की जो जर्नी है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जिन्होंने भी ज्वाइन कर लिया है वेलकम, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं क्लास में, बाय।